हमने उनको बताया कि भारत में 400 मिलियन मुसलमान रहते हैं। कंट्रीज़ ने कहा कि आप लोग बात क्यों नहीं करते, कि हमने तो बातचीत की 26/11 में पठानकोट में एयरबेस पर हमने ISI को आने की दावत दी। क्या हल निकला कि मेरा हाल तो लैला का है, जब जो जिसको आया अपने लिए इस्तेमाल कर लिए। कि मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए मैं अपनी जान भी देने तैयार हूँ, पर हम ना किरण रिजिजू के लिए गए ना नरेंद्र मोदी के लिए गए। मेरा मुल्क मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बढ़कर है। ना अमित शाह मेरी दिमाग को पलटा सकते हैं, ना कोई दुनिया का आदमी पलटा सकता है। कौम क्या, कौमों की इमामत क्या, ये 2 रकात के इमाम क्या जाने हैं। अरे भाड़ में जाए ये लोग दोनों भी। कौन है मेरे लिए ये? आपकी माँ का टेररिस्ट ने कत्ल किया, बताओ किसने किया तुम्हारी माँ का कत्ल? क्या तुम फ्यूडल मेंटालिटी इनकी ये क्या? ये तो पाकिस्तान के लिए बोझ बने हुए इस तरह के मौलाना और इस तरह के पॉलिटिशियन। कुछ तस्वीरों के साथ आज इस इंटरव्यू का स्वागत करना चाहते हैं सर। ये शुरुआत करना चाहते हैं। ये हैदराबाद के मेट्रो पिलर्स पर लगी हुई तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में लिखा है 1 मैन अगेंस्ट टेरर, 1 ट्रूथ अगेंस्ट पाकिस्तान, एक्सपोजिंग द एनिमी विद इन फॉर इंडिया विथ प्राइड। आपका तो गजब, मतलब एक भारत की आतंकवाद के खिलाफ डॉक्ट्रीन बदली है कि अब हमने कहा है कि अगर एक भी हमला होगा हम घुस कर मारेंगे। और एक प्री पहलगांव और पोस्ट पहलगांव हम ओवैसी साहब की छवि देख रहे हैं। इस दौरे से आपने भारत के लिए क्या हासिल किया? सबसे पहले तो मैंने अपने पार्टी के जितने जिम्मेदार लोगों को कहा कि उस तरह के होर्डिंग्स नहीं लगाना चाहिए, गलत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लगाए उसको जल्द से जल्द निकालेंगे, इसलिए कि ये जो एक कलेक्टिव एफर्ट पूरे MPs की तरफ से किया जा रहा है और इसमें सिर्फ अकेला ये मेरा नाम डालकर इस तरह के उसमें डायलॉग लिखना, ये सब गलत है। तो मैं इससे इत्तेफाक भी नहीं रखता हूँ। जहाँ तक हाँ, ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि भारत की तरफ से जो 7 ग्रुप्स बनाकर दुनिया के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, ममालिक में भिजाया गया, मुझे भी मौका मिला और हमने अपनी पूरी इखलास के साथ हमने पूरी कोशिश की कि हम भारत के पक्ष को इन 4 कंट्रीज़ को बताएं कि भारत विक्टिम है टेररिज्म का। और हमने इनको बताया कि कैसे पहलगाम में रिलीजन पूछकर उनको गोली मारी गई। और जब हम वहाँ पर जा रहे थे तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे इस डेलीगेशन के हेड का, जय पांडा साहब का। वो इन कंट्रीज़ के लीडरशिप को बता रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान हैं, ग़ुलाम नबी आज़ाद मुसलमान हैं, और BJP के एक MP हैं वो क्रिश्चियन है, फिर उन श्रृंगला साहब फॉरेन सेक्रेटरी बुद्धिस्ट हैं। तो इस डाइवर्सिटी को भी हमने वहाँ पर बताया और मैं समझता हूँ कि एक इफ़ेक्टिव हमारा टूर रहा है। और इससे इतना तो मैं कहूँगा कि बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से हमने पाकिस्तान के रोल को एक्सपोज किया। उनका ये आर्गूमेंट पाकिस्तान का कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, हमने उनको बताया कि भारत में 400 मिलियन मुसलमान रहते हैं। और ये सब चीज़ें हुई। ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ कि इस डेलीगेशन ने पूरी कोशिश की, जो मिसकंसेप्शंस थे, जो डाउट्स थे, उनको किसी हद तक हमने दूर भी किया और एक कन्विंसिंग तरीके से हमने भारत के पोजीशन को इन 4 कंट्रीज़ के ज़िम्मेदारों के सामने रखा। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया, आप इन तीनों देशों में गए हैं और जैसा आप ही ने बताया कि कई धर्मों के लोग इसमें शामिल थे इस पूरे डेलीगेशन में। जो सवाल सबसे ज़्यादा सामने से आ रहा था वो सवाल क्या था? क्या वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पूछ रहे थे, या फिर क्या सीज़ फायर कैसे हुआ इसको लेकर पूछ रहे थे? मुस्लिम देशों में आपको कन्विंस करना था क्योंकि पाकिस्तान तो खुलकर मुस्लिम कार्ड खेल रहा है। क्या क्या हुआ? नहीं, इसमें देखिए हर कंट्री में अलग अलग था। सब बहरीन हम गए तो बहरीन में हमने बताया कि 1960 तक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया उनकी करेंसी छापता था। और हमने बहरीन में बताया कि वो पहले 2018 में पाकिस्तान को FATF में लाने में उनका बड़ा हमको मदद मिली। तो हर कंट्रीज़ में अलग अलग था। वहाँ पर बहरीन में हमने बताया कि कैसे पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है और रुकने वाला नहीं है। टेररिज्म पाकिस्तान उसी वक्त रोकेगा जब आप उसको FATF की ग्रे लिस्ट में लाएंगे। कुवैत को हम जब गए
तो कुवैत से भी हमने बताया कि हमारे आपके भारत के 1700 से अच्छे ताल्लुक़ात, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रहा है। हमने बहरीन को बताया कि वो ये 4 कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका के FATF का पार्ट हैं। सऊदी अरब को हमने बताया कि 2003 में रियाद में अल-कायदा ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था जिसमें 40 लोगों की मौत हुई। फिर 8 साल पहले आरामको के ऊपर हुतीज़ ने मिज़ाइल दागा था। हमने उनसे बताया कि देखिए आपके पास भी टेररिज्म हो रहा है इस तरह का, और ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे वो अल-कायदा हो, दाइश हो या LET हो या JM हो, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, आइडियोलॉजिकली एक ही हैं। क्योंकि ये चारों कंट्रीज़ अल्जीरिया में 1990 से लेकर 2005 या 6 तक वो लोग कहते हैं ब्लैक डिकेड, उस ब्लैक डिकेड में करीब 50,000 लोग मारे गए थे। तो हमने उनको सबको बताया कि देखिए ये चीज़ें हो रही हैं, आपके देश में हुई हैं, हमारे पास तो सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। बाज़ कंट्रीज़ ने कहा कि आप लोग बात क्यों नहीं करते पाकिस्तान से, तो हमने कहा कि हमने तो बातचीत की 26/11 में, हमारे इन्वेस्टिगेटर्स पाकिस्तान गए, हमने वो जो टेररिस्ट आकर VT स्टेशन पर उन 3 5 स्टार होटल्स पर जो खून की होली खेली, उनके DNA सैंपल्स दिए, हमने रिकॉर्डेड ऑडियो कन्वर्जेशंस दिए जो पाकिस्तान में बैठकर मास्टरमाइंड पूरा ऑपरेशन डायरेक्ट कर रहे थे। हमने उनको बताया कि पठानकोट में एयरबेस पर हमने ISI को आने की दावत दी, उसका क्या हल निकला? पाकिस्तान कुछ नहीं करता है। हमने बताया कि पाकिस्तान का एक यूनाइटेड नेशन का प्रोस्क्राइब टेररिस्ट है ज़कीउर रहमान लखवी, वो जेल में रहकर बच्चे पैदा किया। हमने उनको बताया कि अगर FATF में आप पाकिस्तान को डालेंगे तो हमने एक क्लासिक एग्जाम्पल मैंने खुद दिया एक साजिद मीर टेररिस्ट का। ये साजिद मीर को कल तक पाकिस्तान कहती थी मर गया। जब जर्मनी में FATF की मीटिंग हुई तो पाकिस्तान अचानक उसको ज़िंदा कर दिया, फिर बाद में सज़ा हुई उसको। सऊदी अरेबिया में हमने उनको बताया कि 2011 या 12 का उनके जो उलेमा हैं उन्होंने फतवा दिया था टेररिज्म के ख़िलाफ़, बल्कि उन्होंने उस फतवे में कहा कि अगर कोई फाइनेंस भी करता है तो वो भी टेररिस्ट है। तो ये सब बातों को जय पांडा साहब भी बोले, हम अपनी बात को रखे, तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट वहाँ पर पैदा होगा। अब बात की जिम्मेदारी तो हमारी सरकार की होगी, हमारी सरकार किस तरीके से और उस लेवल पर इन चीज़ों को आगे लेके जाती है। वैसे साहब, वहाँ आपको पता चल रहा था कि नहीं कि देश के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ भी ट्रैक कर रहे थे आप जो चर्चाएं आपके बारे में हो रही थी? नहीं, वहाँ इतना हेक्टिक ये विजिट था, मीटिंग्स पे मीटिंग्स, और तो ज़्यादा तो ट्रैक नहीं कर रहे थे। तो अब ज़रूरत भी नहीं है, देश हमारा है, क्यों ट्रैक करेंगे? हमको ट्रैक करना था कि हम जिस मकसद के लिए गए थे। जी, मैं आपको बताती हूँ सर, किसी ने देश में कल्पना नहीं की थी कि किरेन रिजिजू साहब आपका वीडियो डालेंगे। पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि नए हिंदू हृदय सम्राट आप बन गए हैं। मतलब आपके एक एक भाषण यहाँ वायरल हो रहे थे, और जो घोर विरोधी भी आपके थे वो सब आपके कसीदे पढ़ रहे थे। अब क्या क्या होगा नहीं मालूम, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि मेरा हाल तो लैला का है। जब जो जिसको आया अपने लिए इस्तेमाल कर लिए। ये कोई इमेज मेकओवर के लिए हम नहीं गए थे वहाँ पर। अब किरेन रिजिजू ने उसको इस्तेमाल किया तो मैं क्या करूँ? वो तो पब्लिकली हमने उस बात को कहा था। तो कोई हमको कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी से हमको सर्टिफिकेट हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर भारत की सालिमियत का मसला आएगा, जहाँ पर टेररिज्म का मसला आएगा, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। मैंने पब्लिकली ये कहा कि मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए मैं अपनी जान भी देने तैयार हूँ। अब मेरा मुल्क मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बढ़कर है तो जाहिर है, तो फिर ये तो हर चीज़ हम करने तैयार है जब ऐसे वक्त नाजुक वक्त पे। तो अब देखिए जमहूरियत है, आज मेरी तारीफ़ करे कल मुझ पर तनकीद करेंगे, तो इसमें मगर इसको देखिए, हम जब गए वहाँ पर, हम ना किरेन रिजिजू के लिए गए ना नरेंद्र मोदी के लिए गए, हम एक देश के लिए गए जिसकी आबादी 133 करोड़ की है, जिसकी आबादी की जनता एक पड़ोसी मुल्क के टेररिज्म से उसका विक्टिम बनी हुई है, और उस देश को एक्सपोज करने के लिए, और ताकि जिस फॉरेन कंट्रीज़ में हम गए ताकि हमको उनकी मदद हासिल हो, उनकी सपोर्ट हासिल हो,
और वो भारत के इस पोजीशन को समझे कि हमने सिर्फ 9 प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन को पहले टारगेट किया, उनके ना मिलिट्री को किया ना सिविलियंस को किया। बाद में पाकिस्तान ने जब हिमाकत की तो हमने जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में उनके 9 एयर बेसिस को हमने नुकसान पहुंचाया। और मुझे पर्सनली मुझे फ़ख्र है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के वो जो 9 और 10 की रात में जो हमले हुए, गुजरात के बॉर्डर एरिया से लेकर राजस्थान का बॉर्डर हो, जम्मू कश्मीर का हो, पंजाब का हो, वहाँ पर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन तमाम जो हमले ड्रोन्स और क्या क्या आ रहे थे उसको रोका। और यकीनन तकलीफदेह बात है कि हमारे पूंछ के 15 सिविलियन की मौत हुई, 5 हमारे डिफेंस के पर्सनल की मौत हुई है। तो ये सब चीज़ें हमने सामने रखी। तो इसमें ये गैर ज़रूरी कि देखिए पॉलिटिशियंस का ईगो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो मैं तमाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने कोई हमने बड़ा काम नहीं किया। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि जब देश को ज़रूरत पड़ी तो हमने अपनी देश की बात को, हमारे मुल्क की बात को एक इंटरनेशनल लेवल पर उसको रखा। तो मेरे लिए तो एक बड़ी अच्छी बात थी। अब जहाँ तक देश की सियासत है मैडम, ये तो कोई ना कोई कुछ बोलता रहेगा, तो उसमें मुझे ना खुशी होगी ना गम होगा, तो ये चलता रहेगा। ऐसा लग रहा है कि आपको मोक्ष हासिल हो गया है, आप एकदम ऐसे ज्ञान की बातें कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो पॉलिटिकल लड़ाई आपको अपनी लड़नी है अपनी ज़मीन की। लेकिन सब कह रहे हैं कि अमित शाह जी का एक फ़ोन कॉल जो आया, जिसके बारे में आप ही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि कहाँ हो, तो आपने बताया कि मैं तो हैदराबाद में हूँ, तो उन्होंने कहा से जल्दी आ जाओ। उसके बाद से आपका हृदय परिवर्तन हुआ है, सच है क्या? होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैं सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा इंशाल्लाह, मैं बोला हूँ जो भी टिकट मिलेगा पहुँचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। मैडम देखिए, ना अमित शाह मेरी दिमाग को पलटा सकते हैं, ना कोई दुनिया का आदमी पलटा सकता है। अब जो मेरे दिमाग को नहीं जानता तो वो मैं क्या करूँगा उसको। होम मिनिस्टर थे, हमने ट्वीट किया कि हमको क्यों नहीं बुला रहे आप, हम तो उन्होंने बोला कि आइए, दावत दी, हम चले गए। मगर ये बोलना कि इनके बोलने से पलट गए, अंजना ओम कश्यप के शो पे आ गए तो मुझे मोक्ष मिल गया। मेरा मोक्ष मिलेगा इंशाल्लाह हशर के मैदान में। और मुझे यकीन है कि मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शिफात करेंगे तो मुझे शिफात या मोक्ष मिलेगा। मगर ये किसी के लिए नहीं किया गया मैडम, किसी को दिखाने के लिए नहीं किया गया है। और मैं आपको इत्मीनान दिला रहा हूँ कि जहाँ पर देश के अंदर की हमारी पॉलिटिक्स की बात आएगी वही असदुद्दीन ओवैसी रहेगा, वही तकलीफ दे सबको होगी। ऐसा कोई बात नहीं। अभी क्यों नहीं करेंगे आप? क्योंकि आप अभी राजनीतिक बात ही नहीं की है, तो आप पाकिस्तान पहलगाम की बात कर रहे हैं। इतना मॉडेस्टी आप क्यों दिखा रहे हैं? आप जाइएगा अभी कई जगहों पर, मतलब मैं भी लोगों से इंटरैक्ट करती रहती हूँ, वो अब आप ओवैसी जी के जयकारे लगाएंगे, नारे लगाएंगे, तो आप कैसे रोक लीजिएगा? भाई आपके फैन हो गए हैं लोग, इतना मॉडेस्टी क्या दिखाना है? आपने जिस तरह से पाकिस्तान को धोया सर, पाकिस्तान को एक्सपोज किया, यही तो इंडियन चाह रहा था। आपने दिखाया कि कैसे उन्होंने चीन की तस्वीर दिखा दी शाहबाज ने, जब वो फील्ड मार्शल बना रहा था। These stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's prime minister, president, speaker of national assembly is there. Your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. नहीं, आप जब दोबारा हैदराबाद आएंगे तो मैं आपको हमारे हैदराबाद पब्लिक स्कूल के बचपन के दोस्तों से मिलाऊंगा जो आप नहीं मिले। जब हम चड्डी पहनकर स्कूल को जाते थे, वो आपको बोलेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी उस जमाने से पाकिस्तान के बारे में उसका क्या रुख रहा देश के बारे में। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब जनता को, जो लोगों को अब समझ में आ रहा है,
तो मैं उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि भाई बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, इतना ही कह सकता हूँ मैं। हाँ, जहाँ तक वो आसिम मुनीर का पेंटिंग देने का सवाल है, वो तो झूठ है ना। इसीलिए तो मैंने कहा भारत की जनता को मैंने ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान जो कह रहा है वो झूठ है, जो कुछ कह रहा है झूठ है। वो एक पेंटिंग को नहीं दे सकते। वो तो बैसाखियों पर है चीन के। 80% उनका हथियार वो जो सिपरी की रिपोर्ट है कि वो चीन से लेते हैं। मैंने सही कहा, पाकिस्तान भीख मांगता है। आज भी एशियन डेवलपमेंट बैंक से 800 मिलियन का लोन उनको मंजूर हुआ। पाकिस्तान यानी दुनिया में एक रेयर फॉर्म ऑफ पोलियो है। 2 कंट्रीज में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में पॉवर्टी 40% है। तो ये तो हम बोलेंगे ना, जब हम जा रहे हैं उस मुल्क के उस पाकिस्तान के बारे में बताने के लिए, बल्कि हमने ये सब बातों को उनके सामने रखा। जहाँ जहाँ हम गए उनको बताया हमने कि जितना पैसा IMF से पाकिस्तान को मिला है, वर्ल्ड बैंक से कोशिश कर रहा है, जो सऊदी अरब ने उनको $2 बिलियन दिए, अभी 14 बिलियन का वो लोन एक्सटेंड कर रहा है। हमने कहा कहाँ जा रहा है पैसा? आप ये पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो उनकी मिलिट्री के जरिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हमने कहा ये बात तो कोई मॉडेस्टी नहीं है मैडम। ये सब जितने MPs गए हैं उनका एक मैं किस्सा हूं। तो हम लोग कलेक्टिवली हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं। आप लोग पर्यटन पे तो नहीं गए थे, खाना भोज के लिए? क्योंकि यहाँ पे ये तमाम बयान आ रहे थे कि जयराम जी ने क्या कहा था। एक लाइन सुन लीजिए, फिर इस पर आप जवाब दीजिएगा। जल्दी से दिखा दीजिए। जयराम रमेश जी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा आप लोगों पर। जो पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वह यहाँ वहां घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहाँ वहां घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहां घूम रहे हैं। तो यही तो गंभीरता से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं। तो आप लोग तो खुलेआम घूम रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए ओवैसी साहब। नहीं, अब जयराम जी तो पंडित जी हैं, मैं क्या बोलूँगा। मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि कम से कम, और उनको उनके पार्टी के MPs की परवाह नहीं है। तो भाई सुप्रिया सुले तो आपकी इंडिया अलायंस की है, वो डेलीगेशन को हेड कर रही है। कनिमोजी आपके इंडिया अलायंस का हिस्सा है, वो मेहनत कर रही है। तो अब नहीं मालूम उनको किस बात की तकलीफ है, मैं क्या बोल सकता हूँ। कोई घूमने तो नहीं गए थे हम लोग। काश उनको मालूम होता कि अल्जीरिया में जो उनके रेवोल्यूशन का फाउंडर थे अमीर अब्दुल खादर, वहां पर किसी डेलीगेशन को जाने की इजाजत नहीं दी जाती। पहली मर्तबा भारत के डेलीगेशन को, जो हीरो है अमीर अब्दुल खादर अल्जीरिया, हमको भिजाया गया वहां पर, हम गए वहां पर। अब वो इस बात को समझना चाहिए, अल्जीरिया हो, जहां जहां हम गए वहां पर पाकिस्तान मीटिंग करने की कोशिश कर रहा था। तो कोई सैरो तफरी के लिए नहीं गया है। इतना उसको इस तरीके से प्लान किया गया था इस ट्रिप को कि एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग के बाद तीसरी मीटिंग। मुझे अच्छी तरह याद है कि रियाद में मेरे बचपने के दोस्त आए, तो मैंने जय पांडा से इजाज़त लेकर कहा कि भाई ये मेरे बचपने के दोस्त हैं, मुझे डिनर पे जाने दीजिए। तो फिर उन्होंने अचानक फ़ोन किया कि असद कहाँ हैं आप? तो मैंने कहा सर मैं हमारे ये लोग मिल रहा हूँ इनसे। तो बोले नहीं, पलट कर वापस आओ, इंडियन एम्बेसी में आपकी बहुत बड़ी ज़रूरत है, यहाँ पर बहुत बड़े लोग आए। मैं पलट कर वापस आया, मैं छोड़ दिया उस मीटिंग को, वहाँ बैठे रहा। और हम लोग, मैंने इनको अंदाज़ा नहीं है कोई जो मेहनत हमको करना पड़ा। और रात में करीब 11:30-12 बजे तक दूसरे दिन के लिए जय पांडा हमको बिठाकर पूछते थे, वो इंडियन एम्बेसडर बैठा हुआ है, वो कि जिससे हम मिल रहे हैं उनको क्या बोलना चाहिए, किसको किस तरीके से बात करनी चाहिए। फिर ब्रेकफास्ट पे मीटिंग हो रही है। तो ये माने मेरे लिए तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी था, नॉलेज में इजाफा हुआ, मगर एक आसान ट्रिप तो नहीं था। मगर ये कोई सैरो तफरी के लिए जाऊंगा ज़रूर मैं, मगर ये तो सैरो तफरी के लिए नहीं गए थे। हम एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पर। तो अगर इस तरह से वो हमारे पंडित जी जयराम जी ऐसा समझते हैं तो ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, कोई डेलीगेशन जाएगा तो उनको चेयरमैन बना दे, मैं उनके साथ जाता हूँ, फिर उनको पता चलेगा कि क्या होता है, यही होता है। भारत के प्रवक्ता बनकर आप गए थे और इसीलिए देश को इस वक्त आप पर नाज है, लेकिन आपने सबसे ज्यादा दुश्मन इस दौरान पाकिस्तान में बनाए हैं। बिलावल भुट्टो ने आज वहां पर विदेश में, अमेरिका में बोलने की कोशिश की कि जो मुस्लिम है उनके साथ बड़ा अन्याय होता है भारत में। तो पलट कर वहां पर जर्नलिस्ट ने पूछा कि कर्नल सोफिया कुरैशी तो वहां पर बनी हुई थी। Let me start with a statement you made today,
saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. Well, as far as the operation is concerned, you're absolutely right. Okay. Terrorism in general is used by India to demonize Muslims within their territory. This, I'm not specifically limiting it to this attack, but the Indian political environment is such that the word terrorist is used as a wolf whistle to either whip up sentiment against Muslim minorities within the Indian mainland, to demonize, to paint all Kashmiris within Kashmir who are opposed to the policies of the Indian government, not as legitimate voices of opposition, not as a form of resistance, but they demonize everyone as terrorists. Surely those who attack civilians are terrorists. But those people who raise their voice for the right to self-determination of their people are not terrorists. ऐसा ही कई लोग आपके खिलाफ आपको टारगेट कर रहे हैं जो तथाकथित वहां पर मौलाना है। दो की एक लाइन की बाइट है, सुनिएगा, फिर आपकी प्रतिक्रिया मैं इस पर लूंगी। ओवैसी साहब, पाकिस्तान। ओवैसी को देख लो ना, आप जो टोपी पहन के आजकल पाकिस्तान मुर्दाबाद, आप इंडिया में जाके देख लो, ओवैसी को देख लो जो मुसलमानों का बड़ा खैर ख्वाह बनता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे लगा रहा है वो बैठ के। वजह उसकी है कि उसकी मजबूरी है, उसको पता है इंडियन गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है छोड़ेगी नहीं आपको, वहां पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाए बगैर आप चल नहीं सकते। तो शिद्दत पसंद पाकिस्तान हुआ या इंडिया हुआ? पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहां पर कोहराम मचा कर गए? तुम्हारी लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उसके बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। 26/11 का वाकया हुआ, मैं जानता हूं, आंध्र तेलंगाना में निजामाबाद एक इलाका है, वहां की हमारी एक बेटी जिसकी शादी हो के चंद दिन हुए थे, उसने अपने खानदान वालों के साथ बीटी स्टेशन पर थी। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने बीटी स्टेशन पर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की, तो उसमें निजामाबाद की एक नई दुल्हन भी मारी गई थी। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है, ये वक्त सोचने का नहीं है, वरना याद रखिए हर 6 महीने, हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाती है। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तारीफ करती है। असदुद्दीन ओवैसी वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, मुसलमानों की एक ताकतवर आवाज़ हैं, वहाँ पर मुसलमानों के हुकूक के लिए बड़ी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना ऐसा रूप दिखाया कि पूरी पाकिस्तानी अवाम और बहुत सारे मुसलमान ममालिक के उलमा भी उनकी इस गुफ्तगू से परेशान हैं। और उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए भरे मजमे के अंदर। और ये क्यों की है? ये इसलिए की है कि वो RSS के गुंडों के सामने अपनी वफादारी साबित करना चाह रहे हैं। इनको आपका क्या जवाब होगा वैसी साहब? मैडम, ये कौम क्या, कौमों की इमामत क्या, ये 2 रकात के इमाम क्या जाने हैं। अरे भाड़ में जाइए लोग दोनों भी, कौन है मेरे लिए, ये क्या करना है मुझे इनसे। अरे ये ऐसे मौलाना है, इनके मुल्क में पोलियो है, 40% की गुर्बत है, 9% अनएम्प्लॉयमेंट है, 23 मिलियन बच्चे स्कूल को नहीं जाते 6 साल की उम्र से 10-11 साल की उम्र में, इनको उसकी फिक्र नहीं है। अरे ये हिमाकत खोरे हैं,
इनको अपने देश के बारे में फिक्र नहीं है, ओवैसी की फिक्र है उनको। अम्मा यार मेरी शादी हो चुकी है, इनको बताना चाहो प्रोग्राम से, मेरी फिक्र मत करो अभी तुम। और जहां तक बिलाल का सवाल है, अरे ये ऐसा लड़का है, आपकी माँ का टेररिस्ट ने कत्ल किया, बताओ किसने किया तुम्हारी माँ का कत्ल? तुम वो नहीं बोल सकते? तुम्हारी माँ के सिक्योरिटी का जो जिम्मेदार था उसको गोली मार दी गई, तुम्हारे वालिद का जो जिम्मेदार था उसको गोली मार दी गई, 130 लोग मारे गए तुम्हारी मां के साथ, और किसको सजा हुई? किसी को सजा नहीं हुई। 2 पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन खराब करने के नाम पर सजा हुई। अरे तुम्हारी मां के कातिल को तुम नहीं पकड़ सके, तुम भारत के बारे में बोल रहे हो? अजीब शख्स है ये, यानी हिमाकत खुरे हैं और कोई नहीं। भाई तुम किधर से पढ़े होंगे, तुम अच्छी अंग्रेजी बोल लेते, इसका मतलब नहीं है कि तुम अपनी मां के कातिलों को भूल जाओ। तुम बताओ दुनिया को कि तुम्हारी मां को किसने मारा था। तुमने मुशर्रफ को इल्जाम लगा दिया, मगर असल दिमाग कौन था, किसका था? तो ये सब बकवास है। ये लोग जो है अपने देश को नहीं चला पाते, अपने देश में गुर्बत का खात्मा नहीं कर सकते। ठीक है, इस पे इख्तलाफ हो सकता है, बीजेपी जो बोलती है कि 200 मिलियन लोगों को हम गुर्बत से निकाले, मगर काम तो हो रहा है ना देश में। आप बताओ आपने क्या किया पाकिस्तान में? तुम्हारे पास एक पॉलिटिशियन के पास, ये जो भुट्टो फैमिली है, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार एकड़ जमीन इनके पास है। क्या तुम फ्यूडल मेंटालिटी इनकी, ये क्या, ये तो पाकिस्तान के लिए बोझ बने हुए इस तरह के मौलाना और इस तरह के पॉलिटिशियन। बिल्कुल। बिलावल भुट्टो पर आपने सही कहा, अपनी माँ बेनजीर भुट्टो की का मर्डर, हत्या दिन दहाड़े जैसे हुआ था, वो सब भूलने को तैयार है और खाली आधी अंग्रेजी आधी उर्दू वाली जो भाषणें वो दे रहे हैं। लेकिन देखिए सर, आप घूम रहे थे इन तमाम देशों में, उसी के साथ शहबाज शरीफ भी एक मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, इस्लामिक कंट्री कार्ड। वो तुर्की, ईरान, अजरबैजान, इन तमाम देशों पर में जा रहे हैं। ये कैसे वे आउट होते हुए आप देख रहे हैं? क्योंकि तुर्की का जो एक सपना है खलीफेट का, और मतलब मुस्लिम देशों का एक बार फिर से उस तरह से मसीहा बनने का, वो लार्जर प्लान में क्या पाकिस्तान के हक में? क्योंकि अब ये सबको पता है कि तुर्की के ड्रोन्स भी, तुर्की के ड्रोन ऑपरेटर्स भी मारे गए हैं। वैसे ही ईरान हो, अजरबैजान हो, इन तमाम देशों को आप किस तरह से देखते? मेरा मानना यह है मैडम कि ओआईसी में भारत सरकार को एक डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेकर हमको अपने भारत सरकार के एक डेलीगेशन को उसमें भिजाना ज़रूरी है। बिल्कुल। ओआईसी में हम लोग प्लेटर पर रखकर दे रहे हैं पाकिस्तान को। अगर देखिए सुषमा स्वराज जब गई थी ओआईसी के उस फंक्शन में, पाकिस्तान नहीं आया उसमें। तो ठीक है, हम एक फाउंडिंग मेंबर्स है, फखरुद्दीन अली अहमद गए थे, उसमें वो तारीख है, मगर उसमें जाने की ज़रूरत है। मेरा ये भी मानना यह है कि हमको टर्की को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, टर्की ने पूरी मदद की पाकिस्तान की जो भी है, मगर टर्की को हमको ये बताना चाहिए कि नॉर्थ तुर्कमेनिस्तान के लोग, अब मौजूदा चाइना का जो जिनजियांग का एरिया है, 1924 तक वो लोग लेह को आकर बम्बई से हज करने जाते थे। एक उनको ये देखिए, आप हैदराबाद में कहावत है कि सांप है तो उसको आस्तीन पे बांध लो, वो आस्तीन पे डसते रहेगा। तो ये आप छोड़ना तो नहीं चाहिए। अब पाकिस्तान का जो आर्गुमेंट है इस्लाम मुस्लिम, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इनके रूलर्स को कुछ नहीं मालूम दीन इस्लाम के बारे में। मैं जानता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना जब कश्मीर गए थे, वो नमाज पढ़ के रुकू में गए, तो रुकू में जाने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने लियाकत साहब से पूछा नमाज में, व्हाट नेक्स्ट लियाकत? तो इनको क्या इस्लाम, भाई आप मैडम आपको बता रहा हूं कि मदीना यूनिवर्सिटी है, मदीना यूनिवर्सिटी में जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो किताब पढ़ाई जाती है उनकी सीरत के ऊपर, वो तो भारत के एक लिखे हुए आलिम की किताब पढ़ाई जाती है। तो ये इनका आर्गुमेंट बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये अब थोड़ा इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बीते दिन बयान दिया है उस पर मैं बाद में आऊंगी। आपकी बातें देखिए, एक तरह से क्योंकि आपने पाकिस्तान को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां की है, लोग ये मान रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल से कम नहीं, क्योंकि हमें डिप्लोमेटिकली उसको अलग थलग करना है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि देश में घूम घूम कर, तो वैसे साहब जो आपने पहले भी नाराजगी जाहिर की, अब आप इंडियन मुस्लिम, इंडियन परफेक्ट मुस्लिम की वो तस्वीर बनकर विदेशों में गए ना। सबसे ज्यादा चर्चा आप पर क्यों हो रही है?
because a Muslim Indian decided to tell the story of India. एक भारतीय मुसलमान ने यह तय किया कि मैं जाकर अपने देश की आवाज विश्व में बनूंगा, पाकिस्तान को इसमें। अब वापस निकल के सड़क पे कैसे भारत सरकार पर आरोप लगाइएगा कि हमें तो 2M दर्जे का सिटीजन बना दिया। नहीं तो घर की बात घर में होगी ना, घर की बात बाहर क्यों करेंगे? घर की बात जो होगी हम करेंगे। अगर देश में मॉब लिंचिंग होगी तो हम बराबर बोलेंगे मॉब लिंचिंग हो रही है। अगर बकरीद अब आ रही है तो यहाँ पर पूरे लोग उतर गए मैदान में गौ रक्षक कि हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। कोई महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर ने भी, महाशय ने एक बकवास किस्म का बयान दिया। तो बोलते रहेंगे, देश की बात देश में होगी ना। पर लोग तो मान इसका ये मतलब नहीं निकाल सकते कि भाई आप देश में जो होगा सर, लोग तो ये मान के बैठे हैं कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए ओवैसी साहब के। लोग ये मान के बैठे हैं वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी कभी बदलने वाला नहीं है। जब तक जिस्म में एक सांस भी रहेगी, बदलने वाला नहीं हूं। जहां पर देश की बात आएगी, पाकिस्तान हो या चीन हो या कहीं पर भी हो, वहां पर देश के हित में बात होती थी, हो रही है और होगी इंशाअल्लाह ताला। जहां पर देश के अंदर डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने की बात आएगी या रूल ऑफ लॉ की बात आएगी या देश के संविधान के तहत जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसको अगर कोई कमज़ोर करेगा, छीनेगा, तो हम बोलेंगे खुल के। ये कैसा होगा बताइए? ये तो गलत, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ये तो गलत बात है। वक्फ बिल के हम खिलाफ थे, खिलाफ हैं। CAA के हम खिलाफ थे, खिलाफ हैं। आपने ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाया, हम आज भी उसको गलत कानून बोलते। मॉब लिंचिंग पर कल भी बोलते थे, आज भी बोलते रहेंगे। जहां पर इंटरनेशनल फोरम में भारत की बात करना है, बराबर हम खुल के करेंगे, उसमें भारत के लिए करेंगे। यहां पर पॉलिटिकल जो पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, उन पर हम क्रिटिसाइज करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे क्रिटिसाइज उनके ऊपर, जब उनके गलत फैसलों पर? वो तो करना ही पड़ेगा। वही तो देखिए मैडम, मैं अपने आप की नहीं, जब यही सवाल फॉरेन सेक्रेटरी से किया गया था 7 या 8 तारीख को, ने कहा कि भारत की जब डेमोक्रेसी है, यही तो डेमोक्रेसी है भारत की। अब मीडिएशन को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से हमलावर हैं सर, उन्होंने फिर से कहा है और बीते दिन उनके एक भाषण को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है, नरेंद्र सरेंडर। आप गए थे विदेशों में, क्या इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की भाषा देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री के लिए सही है? उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। अब मेरा इस पे जवाब यही है कि उनके पार्टी में बहुत बड़े लीडर्स हैं, वो उनके स्टेटमेंट को बारे में जवाब देंगे। मैं उसमें उलझना नहीं चाहता हूं। मेरा एक ही कहना है कि जब हमने सेसेशन का ऐलान किया कि अब हमारे तरफ से कोई गोली नहीं चलेगी, गोला नहीं चलेगा, तोप नहीं चलेगी, मिसाइल ब्रह्मोस नहीं चलेगा, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये बात देश को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, वजीर आज़म को बताना चाहिए था या पॉलिटिकल लीडरशिप को बताना चाहिए था। हमको ये बात मालूम हो रही अमेरिका के एक प्रेसिडेंट के ट्वीट के जरिए से, तो ये मेरा ऑब्जेक्शन था। अब यही पहलगाम में जो कुछ हुआ, ये क्यों हुआ, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर आयद होगी? हम उम्मीद करते हैं कि जब पार्लियामेंट का ये मॉनसून सेशन शुरू होगा जुलाई में, हम इसको रखेंगे बात को और सरकार से सवालात पूछेंगे कि कैसे ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर आएगी और फिर हमारी डिटरेंस पॉलिसी क्या होगी। तो ये सवालात तो उठेंगे और हम उठाएंगे पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में। और हम तो ये आपके जरिए से सरकार को पैगाम देना चाह रहे हैं कि अगर सरकार कल ये कहेगी कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, पहलगाम का डिबेट नहीं करा सकते, तो हम उनको बताएंगे कि पार्लियामेंट के रूल्स में, प्रोसीजर में ये प्रोविजन है कि अगर आप सेंसिटिव कहते हैं तो इन कैमरा डिस्कशन कराइए। आप, कोई मीडिया में रिपोर्ट नहीं होगा। पहले हुआ है मेरे ख्याल से जब चीन से जंग चली थी, जब डिस्कशन हुआ है इसी तरीके से, मगर डिबेट तो होनी चाहिए। यानी राहुल गांधी के इस बयान पर टिप्पणी करने से आप बच गए?
नहीं, बच नहीं रहा हूं ना। मैं क्यों बच रहा हूं? मैं किसी से, मुझे कोई बचाता नहीं है। मौका मिला तो सब मुझे एक होकर कोई आतंकवादी कहता है, कोई बी टीम कहता है, कोई क्या क्या कहता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि उनका बयान है, मगर मेरा ओपिनियन यह है कि मुझे फ़ख्र है अपनी देश की आर्म फोर्सेस के ऊपर, क्योंकि जब 9 और 10 तारीख के रात में गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर पूरा लिटअप हो चुका था, तो हमारे डिफेंस फोर्सेस ने, हमारे एयर डिफेंसेस ने एक गैर मामूली काम किया। तो उस पर मुझे फ़ख्र है। हाँ, पॉलिटिकल लीडरशिप से हम सवाल करेंगे पार्लियामेंट में, कोई उसमें आसमान गिरने वाला नहीं है। आपने बी टीम की बात की तो एक अमित शाह जी की बात याद आ गई इस पर, और ये उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था। ये सुनकर इस पर एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। सुनाइए भाई, अमित शाह जी ने क्या कहा था इनसे। ऐसा है ओवैसी जी, मैं तो चाहता हूं आप अपनी स्वयं टीम बनाओ। अब वो परेशान है इसलिए कहता हूं, मैं चाहता हूं आप अपनी स्वयं, आपके मुद्दे सबसे अलग है। तो वो कह रहे थे कि आप अपनी टीम बनाओ। ये ए टीम बी टीम सुनते सुनते आप भी पक गए होंगे, और मैंने तो ये सोच लिया है कि ये सवाल मैं एकदम अपने पूरे क्वेश्चनर से आगे के लिए तमाम इंटरव्यूज के लिए डिलीट कर दूंगी। लेकिन फिर आपकी टीम है क्या? क्योंकि बीते दिन खबर आ रही थी बिहार से, पता नहीं आप बाहर थे तो आप नजर रख पाया नहीं, कि महागठबंधन में ओवैसी साहब शामिल होने वाले हैं। क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है या किसी ने अफवाह उड़ाई है? नहीं, मैं कल ही पहुंचा हूं। मुझे मीडिया से ये बात मालूम हुई कि हमारे बिहार के ज़िम्मेदार प्रेसिडेंट जनाब अख्तर उल ईमान साहब, उनकी टीम उन लोगों से बातचीत कर रही है। मुझे नहीं मालूम क्या रिज़ल्ट निकलेगा। देखिए, बातचीत क्या होती है, क्या रिज़ल्ट आता है, वो देखेंगे। जब ये लोग कल तक तो कहते थे कि भाई आप खड़े हो जाते हैं और आप ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, मगर हकीकत ये है कि राजद ने हमारे 4 MLAs को ख़रीदा, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकते। और ख़रीद कर उन्होंने सीमांचल की जनता के पीठ में खंजर घोंपा, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ये 4 के 4 जो भगोड़े भाग गए, ये कुछ नहीं किए अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो वहाँ की जनता नाराज़ है। वहाँ की जनता ये चाह रही है कि इनको एक सबक सिखाया जाए। अब मुझे नहीं मालूम कि ये तफसील से बात करूँगा मैं हमारे प्रेसिडेंट अख्तर उल ईमान साहब से, तभी मैं पब्लिकली इस पर कुछ बोल पाऊंगा। मगर अगर वो बात कर रहे हैं तो यकीनन उनको इख्तियार है बात करने का पार्टी की तरफ से। उसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या रुख इख्तियार करेगा, वो तो टू अर्ली है मैडम बताना आपके लिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, जिंदगी के इस पड़ाव में, राजनीति के इस मकाम में असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने आप को भारत के एक मतलब गौरवपूर्ण मुस्लिम नागरिक के तौर पर देखते हैं, या फिर जैसा आप पहले कहते थे कि हमें तो दोहरे दर्जे का नागरिक बना दिया? मैडम देखिए, मुझे पहले से ही फ़ख्र रहा है अपनी भारत की शहरियत के ऊपर, भारत का होने पर। मेरी सियासी लड़ाई ये है कि जो ताकतें इस मुल्क के संविधान को कमज़ोर करके भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को, दलितों को उनका हक़ नहीं देना चाहती, उनका हक़ मिलना चाहिए। ये लड़ाई हमारी रही है। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि मेरी लड़ाई मैं अब लड़ाई नहीं लड़ूंगा और मैं ये क्या जो भी बोल रहे हैं, नहीं, ये तो जारी रहेगा। जहाँ पर देश की सालिमियत का मामला आएगा, किसी को इस बात की तशवीश नहीं होनी चाहिए कि हम खड़े हैं। जहाँ पर देश के अंदर में जो ताकतें हों, पॉलिटिकल मास्टर्स हों या जो पॉलिटिकल रूलर्स हों, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और उठाना चाहिए। यही तो डेमोक्रेसी है। अब जहाँ तक वो जो अमित शाह बोल रहे हैं अपनी टीम बनाओ, भाई हमारी टीम तो 1957 से हमारी टीम हमने बनाई है। इनके बोलने की हमारे को ज़रूरत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब अध्यक्ष AIMIM के सांसद, देश की संसद के और उस डेलीगेशन का हिस्सा बनकर तमाम देशों में जाकर भारत का झंडा बुलंद करने और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए पूरे भारतवर्ष की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।